हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में। दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आधुनिक काल, जो कि 1850 से ईस्वी से अब तक का है। दोस्तों, देखेंगे उसके अंतर्गत कि भारतीय युग क्या है, द्विवेदी युग क्या है और छायावाद युग, उसके बाद प्रगतिवाद युग, फिर दोस्तों प्रयोगवाद युग, नई कविता युग और साठोत्तरी क्या है। तो दोस्तों, इसके पहले यदि आपने नहीं देखा तो इसके पहले काल विभाजन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक यहाँ पर अपलोड किए जा चुके हैं। इसका वो पार्ट 4 है दोस्तों, ये पार्ट 4 है काल विभाजन का दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर देरी बिना किए स्टार्ट करते हैं फटाफट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला है हमारा दोस्तों क्वेश्चन कि भारतीय युग कब से कब तक था दोस्तों। तो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतीय युग था। तो चलिए दोस्तों, इसमें एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो भारतीय युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया दोस्तों। किसके नाम पे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, भारतेंदु की प्रवृत्तियाँ क्या थी, भारतीय युग की प्रवृत्तियाँ क्या थी। तो दोस्तों नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिता, रीति निरूपण और समस्या पूर्ति, ये दोस्तों इस भारतीय युग की निम्न प्रवृत्तियाँ थी। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत आदि को लेकर सहानुभूति कविताएं लिखी गई दोस्तों। मतलब इनको आधार बनाकर सहानुभूति कविताएं रची गई। नेक्स्ट दोस्तों कि भारतीय युगीन कवियों ने जनता की समस्याओं का व्यापक रूप से चित्रण किया दोस्तों। तो इसमें भारतीय समस्याओं को भी, जनता की समस्याओं को भी व्यापक रूप से चित्रित किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारतीय युग में प्रबंध काव्य में लिखे गए और जो लिखे गए प्रसिद्ध नहीं हुए, प्रसिद्धि नहीं प्राप्त करते दोस्तों। ऐसे कहने का मतलब है कि भारतीय युग के जो प्रबंध काव्य कम लिखे गए हैं दोस्तों, कम तो लिखे गए हैं और जो लिखे भी गए हैं वो प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सके। और नेक्स्ट दोस्तों कि मुक्तक जो कविताएं ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। इस युग में जो मुक्तक कविताएं थी वो अत्यधिक लोकप्रिय हुई। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय युग ने उन मुक्तक काव्य रूपों का पुनरुद्धार किया जिन्होंने अमीर खुसरो के बाद लगभग भुला दिया गया था। मतलब जिन रचनाओं को, जिनको अमीर खुसरो के बाद भुला दिया गया था, उन्हें भारतीय ने उन मुक्तक काव्य रूपों को कायदे से पुनरुद्धार किया। और पहेलियाँ जैसे क्या उसमें थी दोस्तों, पहेलियाँ थी और मुकरियाँ थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी गद्य की प्रायः सभी विधाओं का सूत्रपात भारतीय युग में हुआ। किस युग में हुआ दोस्तों? भारतीय युग में हुआ। और भारतीय युग के प्रमुख कवियों में कौन कौन थे दोस्तों? तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण प्रेमघन और चौधरी दोस्तों। बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी थे और प्रताप नारायण मिश्र थे, जगमोहन सिंह थे। नेक्स्ट दोस्तों अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास आदि इसमें थे दोस्तों भारतीय युग में। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट द्विवेदी युग आ जाता है दोस्तों। क्या? द्विवेदी युग, जो कि 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों कि इस युग का जो नामकरण दोस्तों, नामकरण की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा द्विवेदी युग। चलिए तो द्विवेदी युग 20वीं सदी के पहले दो दशकों का दोस्तों युग है। क्या है दोस्तों? दो दशकों का युग है। और इन 2 दशकों के कालखंड में हिंदी कविता को श्रृंगारिता से राष्ट्रीयता और जड़ता से प्रगति तथा रूढ़ स्वच्छंदता से के द्वार पर ला खड़ा कर दिया। क्या दोस्तों? तो क्या कर दिया दोस्तों?
इन दशकों के जो कालखंड की ने हिंदी कविता को श्रृंगारता से और जड़ता की प्रगति तथा रूढ़ से स्वच्छंदता के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाएगा द्विवेदी युग को। चले नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों में श्रीधर पाठक, कौन दोस्तों, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे और राम नरेश त्रिपाठी प्रमुख हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, इन कवियों की विशेषताएं हैं प्रकृत पर्यवेक्षण, उसकी स्वच्छंद भंगिमाओं का चित्रण दोस्तों, और देशभक्ति तथा गीत का प्रयोग जो कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की स्वीकृत आदि स्वच्छंदता काव्य की यही धारा आगे चलकर छायावाद में छायावाद में गहरी हो जाती है। यानी कि दोस्तों यही जो रचनाएं जो उसकी स्वच्छंदता की भंगिमाएं का चित्रण और देशभक्ति कथा गीत का प्रयोग और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की स्वीकृत आदि जो है स्वच्छंदतावादी काव्य की यही धाराएं आगे चलकर छायावाद में गहरी हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि द्विवेदी मंडल के कवियों में मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध सियाराम शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा जो कि उन्हें शंकर भी कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि आते हैं। तो अन्य कवि हैं दोस्तों, अन्य कवियों के नाम देखते हैं। श्रीधर पाठक हैं, रामचरित उपाध्याय हैं, गया प्रसाद शुक्ल हैं और जिन्हें स्नेही भी कहा जाता है। नेक्स्ट राम नरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त, लाला भगवान दीन, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे आदि हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे छायावाद युग जो कि 1918 से ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नामवर जो कि छायावाद, जो कि दोस्तों नामवर सिंह के शब्दों में जो छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो परंतु व्यावहारिक दृष्टि से यह प्रसाद निराला पंत महावीर की उन समस्त कविताओं का द्योतक है दोस्तों जो 1918 से लेकर 1936 तक लिखी गई दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कि छायावाद के 4 स्तंभ हैं दोस्तों, कौन से हैं, जो कि प्रसाद हैं, निराला हैं और पंत हैं और महादेवी वर्मा जी हैं। तो आज छायावादी काव्य में प्रसाद ने यदि प्रकृति को मिलाया तो निराला ने मुक्तक छंद दिया और मुक्तक छंद दिया दोस्तों, और पंत ने शब्दों को खराद पर चढ़ाकर उसे सुडौल और सरस बनाया। तो महादेवी वर्मा ने उसमें प्राण डाले। छायावाद को हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है छायावादोत्तर युग 1936 के बाद का दोस्तों। तो प्रगतिवाद दोस्तों, प्रगतिवाद क्या है, जिसको प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं, तो ये है दोस्तों कि संगठित रूप से बात की जाए तो संगठित रूप में हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित उस अधिवेशन से होता है जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। किसने की थी दोस्तों, प्रेमचंद ने की थी। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ में जो आयोजित किया गया था उसकी अधिवेशन में उसका अध्यक्षता किसने किया था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। दोस्तों उन्होंने कहा था, क्या कहा था दोस्तों, कि साहित्य उद्देश्य दबे कुचले
दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए, इन्होंने कहा था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट कि एक ऐतिहासिक आंदोलन एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद का इतिहास मोटे तौर पर 1936 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी तक का इतिहास है, जिसके प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, रंगे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट है प्रयोगवाद दोस्तों। प्रयोगवाद जो कि 1943 ईस्वी से माना जाता है। चलिए, तो यूँ तो प्रयोग हर एक युग में होते गए हैं दोस्तों, किंतु प्रयोगवाद का नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक दोस्तों, किसके तार सप्तक के माध्यम से वर्ष 1943 ईस्वी में प्रकाशन जगत में आई, जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिसका पर्यावसान नई कविता में हो गया। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि इस तरह की कविताओं को सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी कविता कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद दोस्तों क्या है? प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में उभरे और 1943 ईस्वी के बाद अज्ञेय गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, नैमिचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती आदि तथा नकेनवादियों जैसे नलिन, बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार व नरेश की कविताएं प्रयोगवादी कविताएं हैं। प्रयोगवाद के अगुआ कवि अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं दोस्तों। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन दोस्तों कि प्रयोगवाद के अगुआ कवि कौन हैं, तो आपको बताना होगा अज्ञेय जी। बोला जाएगा कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन, तो फिर भी दोस्तों आंसर क्या होगा? अज्ञेय जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों नई कविता आ जाता है। नई कविता दोस्तों 1951 ईस्वी से अब तक। तो चलिए दोस्तों पॉइंट वाइज इसे समझते हैं कि यूँ तो नई कविता का आरंभ को लेकर विद्वानों में क्या है? मतभेद है, विवाद है, लेकिन दूसरे तार सप्तक प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी से नई कविता प्रारंभ माननीय समीचीन है दोस्तों। यानी कि कब? दूसरे सप्तक के प्रकाशन वर्ष के समय 1951 ईस्वी में नई कविता आरंभ माना जाता है। इस तार सप्तक के प्रायः कवियों ने अपने वक्तव्यों में अपनी कविता को नई कविता की संज्ञा दी है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जिस तरह प्रयोगवादी काव्यांदोलन को शुरू करने का श्रेय अज्ञेय की पत्रिका प्रतीक को प्राप्त है। किसको प्राप्त है दोस्तों? अज्ञेय की जो पत्रिका थी प्रतीक, उसको प्राप्त है। उसी तरह नई कविता आंदोलन शुरू करने का श्रेय जगदीश प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में निकलने वाली पत्रिका नई कविता को जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अज्ञेय को नई कविता का भारतेंदु कह सकते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अज्ञेय जी को नई कविता का भारतेंदु भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार भारतेंदु जी ने लिखा सो लिखा ही है, साथ ही उन्होंने समकालीनों को इस दिशा में प्रेरित भी किया। उसी प्रकार अज्ञेय ने भी स्वयं प्रफुल्ल साहित्य सृजन किया तथा औरों को प्रेरित भी किया और प्रोत्साहित भी किया। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था।
तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। यदि अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।